हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न हैं वह कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले जो है कि आपका भौतिक विज्ञान से प्रश्नों को लिया है, फिर केमिस्ट्री से प्रश्नों को लिया है और फिर बायोलॉजी के प्रश्नों को लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो नाई की दुकान होती है उसमें दो समतल दर्पण कैसे रखे जाते हैं, तो वह आपके रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। जी हाँ दोस्तों, कैसे रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है कि समतल दर्पण एक तरफ रज्जु धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है, जिसके तरफ एक तरफ क्या होता है कि कलई की रहती है और दूसरी तरफ जो है कि उसी तरह रहता है। तो और वहाँ पर जो है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिल्ली के सुनने का आवृत्त विस्तार होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली के सुनने का आवृत्त विस्तार कितना होता है, तो उसका जो आवृत्त विस्तार होता है वह आपका होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। जी हाँ दोस्तों, कितना 45 हर्ट्ज से जो है कि 64 किलो हर्ट्ज तक जो है वह बिल्ली के सुनने का आवृत्त का विस्तार होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसकी उत्तरीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई दंड चुंबक जिसकी की उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दिशा उत्तर दिशा में की ओर स्थित है तो उसके कितने उदासीन बिंदु होंगे, तो उसके जो उदासीन बिंदु होंगे या दो होंगे। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दो उदासीन बिंदु आपके होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो पूछा गया है कि बड़े शोरूम में और जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसमें जो है कि किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो है आपका किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क करने चार्ज बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह आपका प्रेरण कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो उसको प्रेरण कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो देखिए, अगर ठंडी के दिनों में आप लोहे को छूते होंगे तो वह ठंडा लगता होगा, और लकड़ी को छूते होंगे तो वह उसी तरह से लगता होगा जैसे उसका टेम्परेचर पहले था, अब भी उतना ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में जो है वह लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोहा होता है वह लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि।
तो देखिए जो पंखा होता है वह गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति क्यों पैदा करता है, क्योंकि जो है कि हमारा पसीना जो है कि तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब पंखा चलता है तो जब शरीर पर हवा लगती है तो जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है वह तेज़ी से वाष्पित होता है, तो जिससे कि हमको ठंडक का एहसास होता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर हम कमरे में जो है कि कोई फ्रिज रखा है तो उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या होगा। तो अगर हम उसको खोल देंगे तो क्या होगा कि कमरे का तापमान थोड़ा गर्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि अगर किसी रूम में जो है कि फ्रिज रखा है तो उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो पूरा रूम जो है कि वह ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। जो है कि जो कमरे का तापमान है उसको वह ठंडा नहीं कर पाएगा और रूम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान हो जाएगा। तो वही प्रश्न आपका है, बस रिपीट करके पूछा गया है कि यदि रेफ्रिजरेटर को कुछ देर तक खोलकर छोड़ दिया जाएगा तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इनमें से आपको गलत कथन को बताना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो कपास से बना सूती वस्त्र होता है उसको अगर आप गर्मी में पहनेंगे तो वह पसीनों को सोखता है, जिससे कि आपको ठंडक का एहसास होता है। और दूसरा है कि सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अगला है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। यह जो आपका एक्रेलिक है इसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है और रेयान को सामान्यतः जो है कि कृत्रिम रेशम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि यह आपका गलत ऑप्शन है। तो इसको याद रखिएगा और डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गलत ऑप्शन पूछा है तो सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न आपका जो है कि फिजिक्स से हो गए, भौतिक विज्ञान से हो गए। अब आगे हम जो 10 प्रश्न देखेंगे वह आपके केमिस्ट्री के हैं। तो चलिए केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सभी गलत दिया गया है। यहाँ पर ग्लूकोज की अगर हम सूत्र की बात करें तो वह आपका होता है C6H12, कितना होता है C6H12O6 होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला ऑप्शन आपका दिया गया है कि यूरिया में उपयोग होने वाला तत्व है। जी हाँ दोस्तों, यूरिया में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो देखिए यूरिया में अगर हम बात करें तो यूरिया में आपका क्या होता है, यूरिया में आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी का उपयोग होता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अपमार्जक क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें अपमार्जक के बारे में तो जो अपमार्जक आपका होता है यह क्या होता है, यह आपका शोधन अभिकर्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, अपमार्जक आपका शोधन अभिकर्ता होता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर चले जाइए और इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है, तो वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है तो वह आपका है वनस्पति तेल। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पीतल में कौन सी धातुएं हैं। तो देखिए अगर हम बात करें पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो उसमें आपका तांबा और जस्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो गुणधर्म आपका होता है वह आपका बेसिक और एसिडिक होता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो गुण है वह आपका बेसिक यानी कि क्षारीय और अम्लीय होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखिए अगर हम बात करें रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो वह आपका अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी उत्सर्जित करता है और गामा किरण भी उत्सर्जित करता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वह ये तीनों जो है कि विकिरण उत्पन्न करता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो हवा में अगर हम बात करें तो कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वह आपका है नाइट्रोजन। यह प्रश्न काफ़ी आसान था, इसको तो आप जान ही रहे होंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है। अगला प्रश्न है कि वायु एक, तो वायु एक क्या है, तो वायु एक आपका मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, वायु आपका एक मिश्रण है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो देखिए अगर हम बात करें मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन आपका है वह क्या है, तो यह आपका एलिथ्रिन है। जी हाँ दोस्तों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न जो है वह आपके केमिस्ट्री के हो गए। चलिए इसके आगे के 10 प्रश्न जो है कि हम बायोलॉजी के देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपका है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला जो पदार्थ आपका है वह जल है, तो इसको याद रखिएगा। जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो देखिए अगर हम बात करें वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है कि पृथ्वी में जीव का जो उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, तो उसमें जो है कि इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से देखिए आधुनिक खोजों से जो स्पष्ट हुआ है वह आपका प्रोटोजोआ के उद्भवन का आरंभ जो है वह 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल का जो उद्भवन है वह 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो देखिए अगर हम बात करें निषेचन की जो क्रिया है यह आपका योनि मार्ग पर होती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, तो योनि मार्ग पर होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो देखिए अगर हम बात करें आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है, तो वह आपका है क्रोमैग्नमान मानव। जी हाँ दोस्तों, क्या है, क्रोमैग्नमान मनुष्य जो है वह आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिया गया है कि विकास का मुख्य कारक है। तो देखिए अगर हम बात करें विकास का मुख्य कारक क्या है, तो यह आपका प्राकृतिक वर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण जो है यह विकास का मुख्य कारण है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता। तो देखिए अगर हम बात करें
कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो यह आपका पर्णहरित नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार बीपीएससी द्वारा इस प्रश्नों को पूछा गया है, तो इसलिए हमने जो है कि इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। अगर आप सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि 2 से 3 नंबर का प्रश्न तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा साइंस में, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है कि मुटुयुलिज्म कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मुटुयुलिज्म कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो देखिए, अगर हम बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है यह आपका कशेरुक रज्जु में है। जी हाँ दोस्तों, कशेरुक रज्जु में जो है वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विकास का कारण है। तो देखिए, अगर हम बात करें विकास का कारण क्या है, तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। जी हाँ दोस्तों, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन को विकास का कारण कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो कच्चे फलों को जो हम पकाते हैं तो कृत्रिम रूप से किस गैस का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम रूप से किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है वह आपका एसिटिलीन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर जो है कि एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। तो यह बी और डी, यह दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए इसका इनमें से एक से अधिक वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस से हमने लिए थे और यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके जो है कि आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।